रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। भाजपा अध्यक्ष नड्डा आज बस्ती में करेंगे जन विश्वास यात्रा का समापन। गौराक्ष प्रांत के जन विश्वास यात्रा का समापन सोमवार को एपीएन पीजी कॉलेज बस्ती के मैदान पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। यात्रा का शुभारंभ बलिया से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। समापन कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शनिवार से भाजपा की जन विश्वास यात्रा बस्ती में है। रविवार को 3 विधानसभा क्षेत्र महादेवा, कप्तानगंज और हरैया का भ्रमण किया। प्रभारी अधिकारी विशिष्ट जन के अनुसार भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दोपहर 12 बजे गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से हेलीकॉप्टर से 12:30 बजे पुलिस लाइन बस्ती पहुंचेंगे। कार से सभा स्थल एपीएन पीजी कॉलेज के मैदान पर आएंगे, जहां जन विश्वास यात्रा की समापन सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद 2 बजे कार से पुलिस लाइन के लिए रवाना होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अखिलेश यादव ने भी खोले अपने पत्ते। जाने क्या बोले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी यदि चाहेगी तो वे भी चुनाव लड़ेंगे। एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने कई चुनाव लड़े हैं, आगे भी लड़ूंगा। अगर हमारे लोग और समाजवादी पार्टी चाहेगी तो इस बार भी वे चुनाव लड़ेंगे। कहां से चुनाव लड़ने हैं, इस पर अभी अखिलेश ने कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि जहां से पार्टी तय करेगी मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आज उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव हो रहा है तो इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। केंद्र सरकार बताए कि यूपी को उन्होंने क्या दिया। अखिलेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी हमला बोला। कहा कि जिस पार्टी के इंजन आपस में टकरा रहे हैं उससे उनकी पार्टी ही हरा देगी। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में कुश्ती, हॉकी, क्रिकेट के यश भारतीय सम्मान भी भाजपा ने बंद कर दिए। वह सपा के बनाए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया। बताया कि उत्तर प्रदेश के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिल्ली ने कितना योगदान दिया। जनता 22 में भाजपा का झूठा खेल बिगाड़ देगी। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अब श्रमिकों को सौगात ई श्रम कार्ड योजना के तहत सीएम योगी श्रमिकों के खातों में 1000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को भी बड़ी सौगात देने जा रही है। ऐसे में रजिस्टर्ड श्रमिकों के खाते में आज 1000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। ये पहली किश्त होगी। आज लोक भवन में एक कार्यक्रम में सीएम योगी श्रमिकों के खातों में 1000 ट्रांसफर करेंगे। दरअसल ई श्रम पोर्टल की शुरुआत इसी साल की गई है, जिससे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का डाटाबेस तैयार हो सके। सरकार का मुख्य मकसद जानकारी हासिल करना है कि कितने लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। ई श्रम कार्ड बनवाने पर व्यक्तियों को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है। इसके तहत दुर्घटना से हुई मृत्यु अथवा अस्थायी रूप से विकलांग होने पर 2 लाख और आंशिक रूप से विकलांग होने पर 1 लाख रुपए की अनुदान राशि मिलती है। ई श्रम कार्ड बनवाने पर यूपी में 500 रुपए प्रति महीने दिए जाने की घोषणा की गई है। ई श्रम कार्ड से आने वाले समय में सरकार की ओर से श्रमिकों के लिए लाई जाने वाली किसी भी सुविधा का सीधा लाभ मिल सकेगा। ई श्रम कार्ड से भविष्य में पेंशन की सुविधा का लाभ मिल सकेगा। ई श्रम कार्ड से जनता को और भी कई सारी सुविधाएं दी गई हैं। सीएम योगी अलीगढ़ को कल देंगे तोहफा। 113 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण व शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 4 जनवरी अलीगढ़ आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। सीएम 4 जनवरी को कासिमपुर तापीय परियोजना समेत 113 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। कासिमपुर तापीय परियोजना से करीब 1 किलोमीटर दूर नवाब सिंह चौहान ग्रामोदय इंटर कॉलेज के ठीक सामने मुख्यमंत्री का पंडाल लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि 6000 करोड़ रुपए की अधिक लागत से परियोजना तैयार हुई है। कासिमपुर में मुख्यमंत्री की कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कासिमपुर तापीय परियोजना के अलावा 113 छोटी बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। इसमें 9 का लोकार्पण व 104 का शिलान्यास करेंगे। इसमें आवास विकास, यूपी सिडको, सीएनडीएस, उत्तर प्रदेश कल्याण निर्माण निगम, नगर निगम हरदुआगंज, तापीय विस्तार, त्वरित आर्थिक विकास योजनाओं को शामिल किया जाएगा। प्रशासनिक तैयारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री मंच से पहले कासिमपुर तापीय व अन्य 113 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। इसके बाद कासिमपुर तापीय परियोजना के कंट्रोल रूम का निरीक्षण करने जाएंगे। तापीय परियोजना के निरीक्षण के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए बीजेपी ने बनाया नया प्लान। जानिए क्या है तैयारी।
उत्तर प्रदेश में रैली और यात्रा से माहौल बनाने में जुटी भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव घोषणा पत्र पर जोर लगाएगी, जिसे लोक कल्याण संकल्प पत्र नाम दिया गया है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से जनता के सुझाव लेने के लिए आकांक्षा पेटियां पहले ही भेजी जा चुकी हैं। अब निर्णय हुआ है कि प्रदेश स्तर पर बनी घोषणा पत्र समिति के सदस्य अलग अलग जिलों में जाकर समाज के विभिन्न वर्गों के साथ संवाद कर सुझाव इकट्ठा करेंगे। इसके लिए सभी सदस्यों के प्रवास कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा अपना घोषणा पत्र जनता के सुझाव पर ही बनाएगी। आपको बता दें, इसके तहत जनता के सुझाव लेने के लिए प्रदेश के 30,000 स्थानों पर आकांक्षा पेटियां लगाई गई हैं और ईमेल के जरिए भी पार्टी सुझाव ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यूपी से खरीदा गया 12,000 करोड़ का एथेनॉल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गन्ना किसान, चीनी मिले व सम्मान निधि आदि का जिक्र किया है। कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में यूपी के लाखों किसानों के बैंक खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ इस क्षेत्र के छोटे किसानों को भी मिल रहा है। पिछली सरकारों ने आपको गन्ने का मूल्य किश्तों में तरसा कर दिया। योगी सरकार ने गन्ना किसानों को सबसे ज्यादा भुगतान किया है। पहले की सरकारों में चीनी मिलें कौड़ियों के भाव बेची जाती थी, अब चीनी मिलें बंद नहीं होती थी, उनका विस्तार होता है, नई मिलें खोली जाती हैं। अब यूपी गन्ने से बनने वाले एथेनॉल के उत्पादन में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले 4.5 साल में 12,000 करोड़ का एथेनॉल यूपी से खरीदा गया है। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर व भंडारण की व्यवस्था बनाने आदि पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तंज, अखिलेश जी 2022 में सपा के लिए कुछ नहीं बचा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश जी 2022 में सपा के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए 2027 की तैयारी कीजिए। जन विश्वास यात्रा में वरिष्ठ भाजपा नेता मौर्य ने यादव पर तंज कसते हुए कहा, अखिलेश जी 2022 में सपा के लिए कुछ नहीं बचा, थोड़ी बहुत हिम्मत है तो 2027 के लिए तैयारी कीजिए। उत्तर प्रदेश में निकट भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता का विश्वास अर्जित करने के इरादे से भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के 6 क्षेत्रों से जन विश्वास यात्रा शुरू की, जिसका मार्ग प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों से पार्टी ने निर्धारित किया है। भाजपा ने राज्य के 6 क्षेत्रों से 19 दिसंबर को जन विश्वास यात्रा शुरू की, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने अंबेडकर नगर से यात्रा को रवाना किया। भाजपा मुख्यालय से जारी बयान के अनुसार मौर्य ने कहा कि अगर जनता ने मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया होता तो अयोध्या में क्या रामलला का भव्य मंदिर बन रहा होता? अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया होता तो क्या जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटता? मोदी की उपलब्धियां गिनाते हुए उप मुख्यमंत्री ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें जीतने जा रही है। अयोध्या के लिए 20,000 करोड़ की परियोजनाएं मंजूर, जानिए रामनगरी में क्या होने जा रहा है खास। आजादी के 100वें साल यानी 2047 में अयोध्या को विश्व की सांस्कृतिक राजधानी बना देने की कल्पना कपोल कल्पित नहीं है, बल्कि इस दिशा में गंभीर प्रयास भी शुरू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस परिकल्पना को साकार करने में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सबसे बड़ी पहल की है। उन्होंने अपने विभाग से ही अकेले 20,000 करोड़ की परियोजनाओं का प्रस्ताव तैयार करा दिया है। इन परियोजनाओं को शीघ्र धरातल पर उतारने में सांसद लालू सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यही कारण है कि 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को न केवल राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा मिला, बल्कि 4,000 करोड़ की लागत से 275 किलोमीटर के हाईवे के निर्माण को भी मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा 10,000 करोड़ की लागत से वाया अयोध्या होकर गोरखपुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग को 6 लेन बनाने की परियोजना को भी हरी झंडी मिल गई है। इसके अतिरिक्त 6,000 करोड़ की लागत से करीब 70 किलोमीटर रिंग रोड, जैसे अब बाईपास रोड नाम दे दिया गया है, जिसको मंजूरी अभी नहीं मिली है, बल्कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी 6 जनवरी को इसकी आधारशिला भी रखेंगे। इस मार्ग से पौराणिक महत्व के 51 तीर्थ स्थल जुड़ेंगे। करीब 4,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना के लिए जमीन लेने का काम दिसंबर 2022 तक तय किया गया है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाल करने वाली पार्टी को समर्थन देने की घोषणा बेसिक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के संस्थापक प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र कुमार यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 16 लाख राज्य कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो इनके परिवार को मिलाकर के यह संख्या सरकार बनाने व सरकार गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उत्तर प्रदेश के आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश के सभी शिक्षक कर्मचारी अधिकारी अब उस
उसी राजनीतिक पार्टी को अपना मत और समर्थन देंगे जो लिखित रूप से अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली की बात करेगा। अब सब शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी किसी भी दशा में जाति, धर्म और राजनीति पार्टी में बंटने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में राज्य और केंद्र के कुल सरकारी शिक्षक, कर्मचारी और अधिकारियों की संख्या लगभग 70 लाख से ऊपर है। ये सभी लोग लगभग 30 से 35 वर्ष सरकारी सेवा करते हैं, फिर भी उन्हें विसंगतियों से भरा नवीन पेंशन स्कीम सरकार द्वारा दिया जाता है। वहीं विपक्ष जब सत्ता पक्ष में होता है तो नवीन पेंशन स्कीम का झूठा फायदा गिनाने में लग जाता है। पुनः फिर विपक्ष में बैठी पार्टी भी यही नौटंकी शुरू कर देती है। उत्तर प्रदेश 2022 का चुनाव बेहद करीब आ चुका है। सभी को चुनाव का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इस बीच सभी पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हो रही हैं। चुनाव के करीब आते ही उत्तर प्रदेश में छीटाकाशी का भी दौर चल रहा है। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, किसका होगा यूपी, किसकी होगी जीत, किसको करना पड़ेगा हार का सामना। आइए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। ये ओपिनियन पोल हमने जनता की राय के अनुसार बनाया है कि अब की बार किसकी सरकार बनने की संभावना जताई जा रही है। सबसे पहले यहां बात कर लेते हैं बीजेपी की। बीजेपी को यहां पर मिल रही है 150 विधानसभा सीटें। अब बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी को यहां पर मिल रही हैं 201 विधानसभा सीटें। वहीं बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के हिस्से में आ रही हैं 17 विधानसभा सीटें। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी को यहां पर मिल रही हैं 39 विधानसभा सीटें। अन्य को यहां पर मिल रही हैं 6 सीटें। इन आंकड़ों को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब की बार समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपके हिसाब से किसकी सरकार बन सकती है। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है।